नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवाल को, आपके सरोकार को जगह देता है, मंच तक देता है और देश के नेताओं तक ले जाता है। आज एक खास मुद्दा, वो मुद्दा जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या कोई राजनीतिक दल सत्ता का दुरुपयोग इस कदर कर सकता है कि वो देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की साख को भी दांव पर लगा दे, और वो भी महज इसलिए ताकि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसा सके? और तो और इसके लिए वो ईमानदार अधिकारियों तक को प्रताड़ित करने से नहीं चूके। जी हां, इशरत जहां इनकाउंटर मामले में गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी एक के बाद एक 3 से 4 अधिकारी ये खुलासा कर रहे हैं कि उसे देखने के बाद ये लगता है कि कांग्रेस उस वक्त, यानी यूपीए सरकार उस वक्त अपने रसूख के जरिए, अपने ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव के जरिए नरेंद्र मोदी और उस वक्त की गुजरात सरकार को फंसाना चाहती थी। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने इशरत जहां केस में इतनी रुचि उस वक्त क्यों ली, और क्या किसी को फंसाने के लिए कोर्ट में दूसरा एफिडेविट दायर किया गया था? अगले 1 घंटे तक इन सभी मसलों पर, इन सभी सवालों पर कुछ बड़े मेहमानों से करेंगे सीधी बात, उनसे करेंगे सीधे सवाल। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए जिस वजह से आज दिन भर हंगामा रहा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे की बड़ी बहस, क्या इशरत जहां एनकाउंटर केस में तत्कालीन कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहती थी? चिदम्बरम साहब एक दिन आए, फाइल वाइल बड़े हड़बड़ी मची, एक दिन फाइल लेके उन्हीं के चले। अब किस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, इसका मैं ज्ञात नहीं हूं। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे लेवल से और मेरे से 2 लेवल ऊपर वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, उन लेवल पे इसका मसौदा तैयार नहीं किया गया। इशरत जहां एनकाउंटर में गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि मामले की जांच प्रभावित करने की राजनीतिक स्तर पर कोशिश की गई थी। पूर्व अधिकारियों के खुलासे से कांग्रेस के सच पर सवाल उठने लगे हैं। गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों की माने तो इस मामले में जो पहला एफिडेविट फाइल किया गया था, उसमें 4 लोगों को लश्कर का हैंडलर बताया गया था। लेकिन बाद में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बयान को बदलवा दिया। तत्कालीन गृह सचिव जी के पिल्ले का कहना है कि पहले एफिडेविट में इशरत जहां और उसके साथियों को लश्कर का एजेंट बताया गया था, लेकिन दूसरे एफिडेविट में इसे हटा दिया गया। लेकिन यह बदलाव गृह सचिव के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर किया गया। इसी मामले में गुजरात पुलिस को इनपुट देने वाले आईबी के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार ने भी कहा है कि यह ऑपरेशन देश और आम लोगों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया गया। उस समय के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि का तो यहां तक कहना है कि एफिडेविट बदलने के लिए उन पर न सिर्फ दबाव डाला गया, बल्कि सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से प्रताड़ित किया गया। 2 साल बाद कोई कहे कि हमें टॉर्चर किया गया, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये बात पहले भी हो सकती थी और पूरे रिकॉर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो छिपी हुई है। ये सारे मामले और बजट जो बिल्कुल लोक विरोधी है, ये मामले संसद में ना उठाए जाएं, इसलिए भाजपा संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रही। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जाहिर है ऐसे में सवाल तो जरूर उठेंगे कि आखिर क्यों तत्कालीन कांग्रेस सरकार इशरत जहां केस में इतनी रुचि ले रही थी। क्या वो उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर एफिडेविट बदलवाना चाह रही थी? कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से गृह मंत्री चिदम्बरम उस समय के थे, उन्होंने जो कुछ किया है वो राष्ट्र विरोधी है और एक प्रकार से टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने का कार्य किया है। ये इन बातों से सिद्ध होता है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हेडली ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी जानकारी के हिसाब से इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव थी, लेकिन जानबूझ करके इशरत जहां को निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई। इशरत जहां मामले में हमेशा देश के मन में एक शंका रही कि कांग्रेस वाले या और सेक्युलर कहने वाले जो पार्टी है, इशरत जहां को निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है? दूसरी तरफ पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एफिडेविट बदलवाया है, लेकिन उनका तर्क अलग है। चिदम्बरम का कहना है कि आईबी अपने इनपुट में किसी का नाम तो लेती नहीं और न ही आतंकी बताती है। ये काम जांच एजेंसी का होता है, जबकि पहले एफिडेविट में ये सब लिखा था
और इसी को ठीक करने के लिए दूसरा एफिडेविट फाइल किया गया था। कांग्रेस भी चिदम्बरम के इस बयान के साथ खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चिदम्बरम का समर्थन करते हुए कहा है, पार्टी चिदम्बरम के बयान के साथ है। कांग्रेस लीडरशिप को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और यह पार्टी के लिए नई बात नहीं है। सिगरेट के स्टब्स तक हाँ, सिगरेट लगाया गया है। जब देश की एजेंसियां कह चुकी हैं इशरत के आतंकियों से संबंध थे और डेविड हेडली इसकी पुष्टि कर चुका है, ऐसे में मामला देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की साख से जुड़ा है और कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपने हित साधने के लिए कथित तौर पर इस तरह के हथकंडे अपनाएगा तो हम तो पूछेंगे, क्या इशरत पर कांग्रेस के झूठ का अब पर्दाफाश हो रहा है? तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार है कि इशरत जहां केस में क्या यूपीए सरकार उस वक्त नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहती थी? अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर, माफ करिएगा HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें HTPY और HTPN। साथ साथ #HTP और #कटघरे में कांग्रेस के जरिए भी आप अपनी राय इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़ी डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अगले 1 घंटे के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं, एनसीपी के नेता प्रवक्ता नवाब मलिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गुजरात पुलिस के पूर्व ADGP RB श्री कुमार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह साहब हमारे साथ हैं, संघ विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। आगे बढ़े, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इशरत के चाचा रऊफ लला के साथ एक बहुत छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड की है क्योंकि वो शो में लाइव नहीं आ पा रहे थे। ये 2-3 सवाल मैं आपको सुना देता हूं और फिर इस डिबेट को हम ओपन करते हैं। पहला सवाल रऊफ भाई, हमने आपसे जानना चाहा था, जानना की कोशिश कर रहे हैं, तमाम अधिकारी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और ये बात अब लगभग बार बार कही जा रही है, चीख चीख के कही जा रही है कि इशरत आतंकवादी थी, वो लश्कर के साथ काम कर रही थी। क्या कहना है आपका? नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है अब तक कि जो ये बताता हो कि इशरत का आतंकियों से कोई रिलेशन था या उसका कोई टेरर लिंक था। ये बातें जो है जिन लोगों ने भी खुलासे किए हैं वो खुलासे मतलब जो है वो अब तक जो है आरोप की शक्ल में है और इतने दिनों के बाद लोग अपनी खामोशी तोड़कर अब ये कह रहे हैं, वो किसके दबाव में कह रहे हैं या उस वक्त तो दबाव में थे। हम चूंकि ये इस बात से वाकिफ नहीं है, वो डिपार्टमेंटल वो है, इसलिए मैंने समझता कि उस पर बहुत ज्यादा हमको बोलने की जरूरत है कि लाला साहब, RVS मणि उस वक्त के अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में, GK पिल्लई उस वक्त के गृह मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी गृह सचिव थे, अरुण कुमार जैन, राजेंद्र कुमार, तमाम अधिकारियों के नाम सामने आए हैं और सबने एक ही बात कही कि उन पर दबाव बनाया गया। क्या आपको लगता है ये अभी दबाव में है या उस वक्त दबाव में थे? देखिए, हो सकता है, जैसे मैंने कहा पहले, मतलब ये करके कि ये तो जांच का विषय है कि वो पहले दबाव में थे या अब दबाव में है। हम ये कहना चाहते हैं कि 1-2 नहीं 3-3 रिपोर्ट से, ये बात हम जो है बार बार रिपीटेशन के साथ कह रहे हैं, तकरार के साथ कह रहे हैं कि 1-2 नहीं 3-3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये कह रही है। किसी ने भी नहीं कहा कि उसका कोई टेरर लिंक था और हर किसी ने ये कहा कि ये इनकाउंटर नहीं था बल्कि हत्या थी। एक बात का जवाब दीजिए, आखिर इशरत को फंसाकर किसी का भी क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जिनको फायदा होना था वो तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा वो लाभ उठा चुके हैं। बगैर मकसद के, बगैर फायदे के कोई काम कोई करता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का इस देश के अंदर बहुत अफसोस की बात है, मतलब कि वो लाश पे भी सियासत करते हैं, वो खुशी में भी सियासत करते हैं, वो हादसों में भी सियासत करते हैं। किसने उसका लाभ उठाया, क्या उठाया, ये जग जाहिर है, वो सारा कुछ लोगों ने देखा है। हम ये कह रहे हैं कि हमने सारी चीजें, सारे तत्व, सारे सबूत, सारी चीजें कोर्ट के टेबल पे रखी है। हम फिर ये एक बार कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप डिसाइड करेंगे, पिल्लई साहब डिसाइड करेंगे, मनी साहब डिसाइड करेंगे या हम डिसाइड करेंगे। इस मुल्क के अंदर जो एक संविधान रखता है
यहां पर कौन डिसाइड करेगा कि आया इशरत टेरर थी या नहीं थी, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर था या जेन्युइन इनकाउंटर था, हत्या थी या नहीं थी, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारी समझ ये है कि ये सारा डिसीजन जो है कोर्ट पे छोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है राहुल राणा साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब मैं लाइव डिबेट में आता हूं, मेरे साथ आरबी श्री कुमार भी जुड़ गए। सर आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। फॉर्मर एडिशनल डीजीपी हैं गुजरात पुलिस के और पूरी तरीके से इस मामले पर खुलकर बात करते हैं। सीधा सवाल मैं सबसे पहले रागिनी नायक आपके पास आना चाहूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कई अधिकारी एक एक कर सामने आए और लगभग सब एक ही बात कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था। उस वक्त के गृह मंत्री चिदम्बरम साहब थे, आपकी सरकार चल रही थी और आप लोग पूरी तरीके से गुजरात सरकार को और उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश कर रहे थे। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी को फंसाने की कोशिश क्यों करेगी? आप देखिए कि इस संसार में व्यक्ति अपने कुकर्मों के जाल में खुद फंसता है। अब जहां तक बात फंसाने की है तो मैं कह दूं कि न सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी ने, यहां तक कि सीबीआई ने यह कहा कि यह फेक एनकाउंटर है। फेक एनकाउंटर गुजरात पुलिस ने किया। गुजरात पुलिस गुजरात प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी के साथ जो साठगांठ और मंत्रालय में उनका योगदान था वो सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो फंसाने की कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं बयानों पर। तो मैं आपसे कहूं कि आखिर ये जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट है, दूसरा एफिडेविट है, उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते। वो प्रदेश सरकार को आगे तफ्तीश बढ़ाने में मदद करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु उससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और अंत में उस एफिडेविट में यह भी लिखा है कि फैक्ट्स को अच्छी तरीके से देखने भालने के बाद यदि ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस पर निष्पक्ष इंक्वायरी हो तो केंद्र सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक देश में जहां पर कसाब को और अफजल गुरु को एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए रागिनी जी, आप जिस दूसरी एफिडेविट की बात कर रही हैं, उस वक्त के अधिकारी आरवीएस मणि का कहना है कि ये दूसरा एफिडेविट होम सेक्रेटरी ने भी तैयार नहीं किया, ये ऊपर से आया था। और होम सेक्रेटरी के ऊपर कौन है, कौन एफिडेविट तैयार करता है और सरकार की तरफ से जमा करता है कोर्ट में? मैं आपको बता दूं सुमित जी, उन्होंने तो नाम भी किसी का नहीं लिया। और यह भी बड़ी अजीब बात है कि पिल्लई जी जो 7 जुलाई 2013 को ये कहते हैं एएनआई को कि 2 एफिडेविट सबमिट करना बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि पहला एफिडेविट बताता है कि एविडेंस का एसेंस क्या है और दूसरा एफिडेविट ये कहता है कि यदि अगर कोई एविडेंस मिल भी जाता है किसी टेररिस्ट के खिलाफ तो स्टेट को कोई अधिकार नहीं है उसे एनकाउंटर करने का। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका। और आज जब वही पिल्लई साहब अडानी पोर्ट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं तो अचानक से उन्हें याद आता है कि उन पर दबाव पड़ा था। देखिए एशिया कप चल रहा है, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रागिनी और जी, उनकी टाइमिंग से मेल खाते हुए तो यही टाइमिंग को अंडरलाइन करना चाहूंगा। उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा। आखिरी मुद्दा आपसे उठा रहा हूं, फिर डिबेट ओपन है। उसके बाद सीधे बताइए इस बात को, जिन जीके पिल्लई साहब के क्रेडेंशियल्स पर आज आप शक कर रही हैं क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और वो उनके दबाव में आके, क्योंकि वो गुजरात की जुड़ी हुई कंपनी है, आप इनडायरेक्टली उनको ये कह रही हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पर शक कर रही हैं। तो इन्हीं जीके पिल्लई साहब को जब वो ये कहते हैं कि वो दूसरा एफिडेविट चेंज किया गया जिसमें से इशरत जहां को आतंकी वाली बात को हटाया गया, तब तक वो अच्छा काम कर रहे थे। तब तक जीके पिल्लई साहब दुनिया के सबसे भले और अच्छे आदमी थे। आज जीके पिल्लई साहब वो बात कह रहे हैं जो कांग्रेस को चुभ रही है, तो वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वाह रागिनी जी, वाह। सुमित जी देखिए, जवाब देने दीजिए। मैं 2 तथ्य आपके सामने रख रही हूं। 2013 तक एक व्यक्ति एक किस्म का बयान देता है, अपने प्रीवियस एक्शन को जस्टिफाई करता है। आज वो व्यक्ति यदि अपने पिछले बयानों से पलट रहा है तो किन परिस्थितियों में पलट रहा है, अडानी साहब और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, सब लोग जानते हैं। मैंने 2 तथ्य सामने रखे। आपने तो मामले को हल कर दिया। ये जनता के विवेक पर। अरे रागिनी जी, आपने तो सॉल्यूशन दे दिया।
उसी ये तो तरह आपने मणि जी, आप एक मिनट, जी एक के मिनट, पूरा पिल्लई, करने दीजिए। अरे नहीं पूरा कैसे बोलने दूं मैं आपको। जी के पिल्लई पैनल पे मेरे साथ है नहीं, वो अपना डिफेंस देंगे, लेकिन रागिनी जी आप तो फैसला सुना दे रही हैं कि क्योंकि वो वहां काम करते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? मणि जी, मैंने कोई निष्कर्ष नहीं आपने निकाला। कहा, मैंने आपने जनता के निष्कर्ष लिए निकाल बस दिया। छोड़ा है। मणि जी ने ये भी कहा था, रागिनी जी कांग्रेस आज कटघरे में खड़ी है और आप अपने काम कारनामों से कटघरे में खड़े हैं। अटैक है, यानी कि वाजपेयी जी की सरकार ने ही अपनी संसद पर अटैक करवाया। अब उनकी उस बात को सही मान ले तो फिर बड़ा डिबेट हो जाता है वाजपेयी जी के ऊपर और उनकी सरकार के द्वारा क्या काम किया गया। मैं यह भी जानना चाहूंगा, दबाव में कब सच बोल रहा था। मैं यह भी जानना चाहूंगा, पिल्ले साहब अडानी में काम करते हैं, नहीं मैं आरवीएस मणि भी अडानी के लिए काम करते हैं, अरुण कुमार जैन भी अडानी के लिए काम करते हैं, राजेंद्र कुमार भी अडानी के लिए काम करते हैं। इनके लिंकेजेस नहीं ढूंढ के लाई आज आपको ब्रीफिंग नहीं दी गई कि ये चारों अधिकारी आज किस किस कंपनी में काम कर रहे हैं और किसके दबाव में बोल रहे हैं। जैसे पिल्ले साहब का आप लेके आई हैं, उनके बारे में बताइए ना। एक नहीं 4 अधिकारी हैं। मैं जवाब दूं? बोलिए। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेघवाल जी खड़े होकर कहते हैं कि आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो बात कही है उसको गलत साबित करने के लिए एक डॉक्टर के बयान को मानेंगे, एक मेडिकल ऑफिसर के बयान को मानेंगे। तो मैं कह सकती हूं कि इस देश के आदरणीय पूर्व गृह मंत्री के बयान को झुठलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के बयान को मानेंगे जो आज अपने बयान से पलट रहा है, जिसने 2 बार रागिनी जी मेरा सवाल कुछ और था। कार्यकलापों को सही ठहराया है। मैंने 4 अधिकारियों के नाम लिए, क्या ये चारों भी अडानी जी के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये चारों भी अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती की वजह से काम कर रहे हैं? ये भी तो साबित करिए ना, ये भी तो साबित करिए। आप जी के पिल्ले के बारे में बोल रहे हैं, आरवीएस मणि के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनको सिगरेट बट से जलाया गया। ये इसके बारे में क्यों नहीं बोलती हैं आप रागिनी जी? इसके बारे में क्यों नहीं बोलती हैं आप? तो उनको इतने उनके पास सिविल रिड्रेसल था, क्रिमिनल रिड्रेसल था। उन दोनों अधिकारियों ने रूल ऑफ बिजनेस को फॉलो करते हुए फाइल में एक डिसेंट नोट भी नहीं लिखा। आज 10-12 साल बाद जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, रागिनी जी निकाल के दे देगा। सुधांशु जी, आप बताइए, सुधांशु जी जवाब दीजिए इस बात का, इन अधिकारियों ने आज बयान क्यों पलटा? क्या ये आपके दबाव में है? क्या दोस्ती काम आ रही है इंडस्ट्रियलिस्ट की मोदी जी के साथ, इन पर दबाव डालने के लिए? देखिए, मैं रागिनी जी की बात जो उन्होंने कही उसके 2 पक्ष थे। पहले उन्होंने कहा कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी, और दूसरा उन्होंने ये अधिकारियों की बात बताई। मैं दोनों पे उत्तर दूंगा। कांग्रेस ऐसा ही करेगी, ये कांग्रेस का चरित्र है। जब जब कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उनकी हार अवश्य संभावी है, तो इस ढंग के फर्जी केसेस बनाए जाते हैं। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, 1989 चुनाव से पहले वीपी सिंह के खिलाफ सेंट किट्स केस, ये क्या था? बात सुन लीजिए, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, जवाब बोले। 1989 चुनाव से पहले वीपी सिंह के बेटे के खिलाफ सेंट किट्स केस। 1996 में नरसिम्हा राव सरकार को जब लगा हार रहे हैं तो हवाला केस। जब 2009 के चुनाव में इनको लगा कि गड़बड़ होने जा रही है तो सेफरन टेरर, और 2014 में जब पराजय अवश्य संभावी नजर आ रही थी तो ये इशरत जहां जैसे केस। तो ये इनकी इस बात का उत्तर है कि ये कांग्रेस की फितरत है पिछले 20 सालों से इस ढंग के फर्जी केसेस करके राजनीति करना। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जो उन्होंने ये उत्तर दीजिएगा, थोड़ी देर सब्र करिए। अब देखिए, मुझे बोलने दीजिए ना, आपने इतनी देर बोला, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अरे अब मुझे बोलने दीजिए ना, आपने जो बोलना था बोल लिया। लगा रहे हैं आप आरोप, पर कानूनी व्यवस्था पर तो आपने आरोप लगाया। बिल्कुल अलग केस में कांग्रेस गलत सिद्ध हुई, हवाला केस में कांग्रेस गलत सिद्ध हुई, और अब इशरत जहां केस में भी गलत सिद्ध हो रही है। कुछ गलत नहीं मैं कह रहा हूं, सब कोर्ट ऑफ लॉ में आप गलत प्रूव हो चुके हैं। अब आप आइए सुनिए, अब आरवीएस मणि जी, आपने 4 अधिकारियों के नाम बताए, उनको तो छोड़ दीजिए। देखिए, इनके जमाने में इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है, और यह भारत के इतिहास का इकलौता केस था जब आईबी और सीबीआई किसी मुद्दे पे एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। आईबी कह रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है, इनकी सरकार में। एनआईए कह रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एमके नारायण का स्टेटमेंट है कि वो टेररिस्ट है, और सीबीआई भी पहले कह रही थी वो टेररिस्ट है। अचानक सीबीआई यू टर्न लेती है और उसके बाद वो कहने लगती कि वो नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी एफबीआई अमेरिकन एजेंसी भी कह रही थी वो टेररिस्ट है। तो ये सब जो थे वो अडानी के प्रभाव में काम कर रहे हैं क्या? और मैं ये कहूंगा, लश्कर-ए-तैयबा की वेबसाइट पर
उसको मैं बताती हूँ आपको कौन किसके शहादत प्रभाव के में लिए काम कर रहा था। उसकी प्रेस की गई। लश्कर तैयबा के आप अखबार ये में कह रहे उसका हैं नाम कि है। अब मेट्रोपॉलिटन इसके बाद कोर्ट उनको को भी समझ में नहीं आ कांग्रेस रहा पार्टी ने है। और दबाव आरबीएस डालकर मनी उनसे अंडर निर्णय निकलवा सेक्रेटरी से लिया। लेके आप ये कह सेक्रेटरी रहे हैं पिल्लई कि हाई तक कोर्ट के सब एक डिवीजन बात बेंच कह ने रहे हैं। जो सारी है। एजेंसी से एक को बात कह रागिनी रही जी, है। रागिनी जी, आप जब बोल रही थी तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। चिदम्बरम जी को एक आसमानी इल्हाम होता है और वो पलट जाते हैं। रागिनी जी, रागिनी जी, कि उसके बाद सीबीआई ने भी कांग्रेस के दबाव में अरे भाई मुझे अपनी बात रागिनी करने जी, दो। रागिनी जी, ये गलत रागिनी बात जी, है। आप जब बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था। प्लीज सुन देखिए, लीजिए, मैं रागिनी सबके जी पास जब आ आप बोल रही थी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कृपया बात पूरी करने दें। तो एंकर साहब ही सवाल पूछ रहे थे। आप हाँ। जब बोल रहे हैं तब एंकर साहब कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि अरे वो भाई, सवाल आपको आपसे कम से पूछ कम- रहे हैं, क्योंकि मुझे आज आप अपनी बात कटघरे में करने खड़ी दीजिए, हैं बात रागिनी करना है, जी। जो आपको बोलना है वो बोलिएगा। सुधांशु अरे जी, तो लेकिन सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, नहीं, अगर एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, सुधांशु जी के बाद मौका दे दीजिएगा। मैंने आपको, मैं आप थोड़ी देर से दूंगा। और भी लोग हैं, हाथ उठा रहे हैं। नवाब मलिक है, श्री कुमार साहब हैं, राकेश सिन्हा, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विकास सिंह है। 840 को मुझे जाना है, 840 को। हम आपको मैं जाने दूंगा श्री कुमार जी, लेकिन अच्छे से जाने दूंगा। पहले सवाल तो पूछूं मैं आपसे। जरूर। ऐसे कैसे? एक सवाल सुधांशु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे पास आरबी श्री कुमार जैसे लोग भी हैं, इनकी बात सही क्यों नहीं है? आप आरबीएस मणि की बात सही मानते हैं, आप गोपाल पिल्ले की बात सही मानते हैं, आप आरबी श्री कुमार, मैं इनसे ही पूछता हूं आपके सामने। श्री कुमार साहब, इशरत जहां वाले मामले में क्या इशरत जहां आतंकी थी या नहीं थी? आपकी रिपोर्ट ने क्या कहा था? मैं इसमें रिपोर्ट नहीं किया था। उस समय ये इनकाउंटर हुआ था, उस समय मैं इम्पोर्टेंट पोस्ट में नहीं था, वो कोई साइड पोस्ट में थे। जब मेरा टाइम था अप्रैल 9, 2002 से सितंबर 18, 2002 तक मैं एडिशनल डीजीपी इंटेलिजेंस थे। उस समय चीफ सेक्रेटरी ने थोड़ा लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम अहमदाबाद में डिस्टर्बेंस करते हैं, खास वो अहमदाबाद का वो जगन्नाथ यात्रा में जो डिस्टर्बेंस करते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने बोला साहब, एलिमिनेट में मैं कोई हाथ सटे नहीं करूंगा। इसमें जो आपने बात किया है वो 120B तरीके कॉन्स्पिरेसी है, और मैं कोई मेरा साथीदार ऑफिसर करने से उसका विरुद्ध 302 IPC मर्डर केस रजिस्टर करवा दूंगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी था एनकाउंटर करके मोदी साहब का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाना। तो ये एनकाउंटर में चार्ज छोड़ने का 15 दिवस के बाद शुरू हो गया, और बंजारा साहब का अरेस्ट हो गया था अप्रैल 2007 तब तक चालू रहा। अप्रैल 2007 के बाद आज तक एक ही लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद वगैरह आदमियों का ऑर्गेनाइजेशन का कोई को पकड़ा नहीं। एक पॉलिसी था कांग्रेस का भी इसमें। तो आप भी वही बात कह रहे हैं जो रागिनी नायक कह रही हैं कि आरवीएस मणि, जीके पिल्लई, जैन साहब, कुमार साहब सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब सेम है, प्रेशर में काम कर रहे हैं। इट इज सेम, आई डोंट से दैट। वो आदवानी से आप कह रहे हैं, नहीं, आप बात करने दीजिए। अमेरिका सरकार की FBI भी झूठ बोल रही है। ये देखिए, डेविड आप कोलमैन सुनिए, हेडली भी आप झूठ बोल रहा चिल्लाने है। से फायदा नहीं। बहुत अच्छा आप चिल्ला, मैं तो 450 पेजों का 9 एफिडेविट दिया है, एक ही सेंटेंस मोदी सरकार ने अपोज नहीं किया है। जो देखिए, ये इनका एनकाउंटर के बारे में ये गवर्नमेंट का पॉलिसी था। जो एनकाउंटर कराते थे वो अभी आराम से एयर कंडीशन मकान में बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं। हम तो जेल में हैं। ये बंजारा साहब का रिजर्वेशन लेटर का ओपन डिक्लेरेशन है, वो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कांग्रेस का भी बयान बदला है, तो वो भी इसमें हमारा आज का पॉलिटिकल सिस्टम का कोई डिजनरेशन है। इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं जो अभी पूछी आपसे सुधांशु जी ने, कि FBI गलत बोल रही थी, लश्कर की वेबसाइट गलत बोल रही थी। ये नहीं बोल इशरत जहां के बारे में कि हमारे जुडिशियल काम कर रही थी। बोल सकते हैं इशरत जहां, मेरा इंटेलिजेंस का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस में मुझे लगते हैं इशरत जहां सचमुच मुझे मेरा ऐसे इंडिपेंडेंट सिटीजन और पुलिस ऑफिसर करके मैं बोल सकता हूं ये एक हनी ट्रैप था। ये जरूर एक हनी ट्रैप है। युवान लड़कियों को उपयोग करके ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी करते होंगे। वो लोगों को, पुरुषों को गिराने के लिए पहला हनी ट्रैप लॉर्ड विष्णु का था, मोहिनी बनकर वो विष्णु के साथ मत इशरत जहां को कंपेयर करिए। लेकिन उसका एनकाउंटर किलिंग तो इलीगल है 100%। दो मामले हैं, दो मामले, एनकाउंटर अलग मामला और इशरत जहां आतंकवादी थी कि नहीं थी अलग मामला। ऐसे लगते हैं, नहीं तो इसके ये पाकिस्तानियों के साथ, इनके साथ वहां आएगा। इशरत के साथ जो 5 आदमी थे वो कौन थे? वो भी इनोसेंट थे। इनोसेंट, मैं इशरत इनोसेंट है मैं बोला ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, ये हनी ट्रैप है मैं बोलता हूँ, ये हनी ट्रैप है। देखिए, और इसमें देखिए मैं जो आप बोल रहे हैं विकास सिंह जी, उसमें बहुत कंट्राडिक्शंस है। आप कह रहे हैं कि आपको कहा गया एलिमिनेट करो, आपने नहीं किया।
लेकिन इससे इशरत आतंकवादी नहीं थी कैसे साबित हो सकता है? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। लश्कर तैयबा ने अपने वेबसाइट से पर मार्टर लिख के फिर इसको हटा दिया, शहीद लिख के फिर हटा दिया। फिर इधर होम मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट को चेंज कर दिया। अब बताइए, इस देश में गृह मंत्री के निर्देशन से यदि एफिडेविट चेंज हो जाता है, वो किसके पक्ष? गृह मंत्री के हाथ में नहीं है। गृह मंत्री एक पॉलिटिकल पोजीशन में है। अब सुन लीजिए कहानी, पहले बात सुन लीजिए। और आपको मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप हनी ट्रैप कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप एक जान लीजिए कि वो आपको लगता बोल रहे हैं, लगता बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बात कर लूं, आपको सपोर्ट कर हाँ, वो आप बात सुन लीजिए। जिस लोगों ने सीबीआई का चार्जशीट नहीं पढ़ा है वही ऐसी बातें कर रहे हैं। सीबीआई, सुन लीजिए रागिनी जी, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। सीबीआई ने अपने चार्जशीट को पढ़ लीजिए। देशद्रोही और आतंकवादियों के सर्टिफिकेट आप ही बोलिए, मैं जाता हूं। आप बोल लीजिए, आप 40 मिनट बोल लीजिए। आपको बोलने की आदत है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि सीबीआई का चार्जशीट पढ़िए। ये लड़की जहां जहां गई, अहमदाबाद के होटल में गई, लखनऊ के होटल में गई, जिस होटल में रुकी उसने गलत नाम लिखाया, हिंदू नाम लिखाया। जिस आदमी के साथ गई उसे पति बताया। बताइए, एक महिला जो पूरी तरह से आतंकवाद के गिरफ्त में है, उसके लिए चिदम्बरम साहब खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी उसके पक्ष में भाषण दे रहे हैं। जो राहुल गांधी जेएनयू में जाके एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का समर्थन करने जा रहे हैं, वही चिदम्बरम यह कर रहे हैं। ये चिदम्बरम वही हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की रचना की। और आज चिदम्बरम पूरे देश के सामने अपराधी के रूप में खड़े हैं। आज कोर्ट ने बेल दे दी है। नहीं, बेल देने का मतलब ये नहीं आरोप खत्म हो गए। अरे मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, पर जब तक इस देश कोर्ट के बेल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस देश को गुमराह नहीं कर कश्मीर सकते। को छीनने, कश्मीर को आजाद करने की बात का समर्थन करने राहुल गांधी जेएनयू गए थे। पूरे आतंकवाद का समर्थन करने की जो व्यूहरचना कांग्रेस कर रही है, उसे देश माफ नहीं करेगा। पूरे देश के सामने आज चिदम्बरम एक अपराधी के रूप में खड़े हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी गृह मंत्री पर ऐसा आरोप नहीं लगा है जो इस पर लगा है। और राजेंद्र कुमार, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ने क्या कहा? राजेंद्र कुमार को फांसी पर लटकाने की तैयारी चल रही थी। एक ईमानदार अफसर जो देश के लिए प्रतिबद्ध था, आज कह रहा है कि उसको पद का लोभ दिया जा रहा था। अरे रागिनी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? रागिनी करने के समर्थन करें। बेल दी गई है राजेंद्र कुमार को। सुमित जी, आप कह रही हैं कि उसको बरी कर दिया गया। सुमित जी, आपको कन्हैया के साथ खड़े होने का मन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिसलीड मत करिए इस देश को। एक मिनट सुनिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। सुमित जी, एक बात कहना चाहूंगा। रागिनी जी को बेल को लेकर बहुत अनुराग इसलिए हो रहा होगा कि आदरणीय सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी भी बेल पे हैं भाई। तो नवाब मलिक से लगता बड़ी नवाब भारी हो गई। एनडीए सरकार को हिम्मत है तो चिदम्बरम के विरुद्ध 193 आईपीसी का केस रजिस्टर होना चाहिए। पिल्ले सगतो मादा पिल्ले इसे को अक्यूज मानी से को अक्यूज इज अ शेम ऑन द ब्यूरोक्रेसी दैट these two officials cooperated with the सुधांशु जी, प्लीज सुधांशु जी एक मिनट। देखिए कोऑपरेशन की बात नहीं है। आप लोग कह रहे हैं आप नहीं है कोऑपरेट। देखिए, सरकार के दबाव में ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसका अधिकार है कि कब इस आधार पर तो कोई कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा। नवाब मलिक ऑन द स्क्रीन प्लीज। नवाब मलिक ऑन द स्क्रीन प्लीज। काफी देर से बैठे हाथ उठा रहे हैं। नवाब मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है बहुत छोटा सा। राजनीति खूब करिए आप, नरेंद्र मोदी जी को बताइए गलत है, आप राहुल गांधी को बताइए गलत है, एक दूसरे पर आरोप लगाइए, लेकिन राजनीति क्या इस स्तर पर होनी चाहिए कि हमारे देश की खुफिया एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर शक किया जाए, उनकी साख पर धब्बा लगा दिया जाए चुनाव जीतने की खातिर? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए की कितनी थूथू हो रही है इस पूरे मामले पर, और उन अधिकारियों की कितनी थूथू हो रही है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। सबको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सबको सत्ता में आना है। नवाब मलिक। सुमित जी, थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, लोग सुने तो बेहतर होगा। सुमित जी, 15 जून 2004 में गुजरात सरकार ने क्लेम किया कि उन्होंने लश्कर के आतंकवादियों को मारा और मुठभेड़ में लोग मारे गए, और उस दिन से इशरत जहां एलईटी की आतंकवादी है, ये क्लेम सरकार ने किया। अगस्त महीने से उनकी मां ने उसके निर्दोष होने का और फेक एनकाउंटर की लड़ाई न्यायालय में शुरू की जी। रिट पिटीशन द्वारा हाई कोर्ट में वे गई, वहां से आदेश हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज तमांग जी ने स्वीकार किया है कि ये फेक एनकाउंटर था। तत्कालीन गुजरात सरकार हाई कोर्ट गई।
हाईकोर्ट ने भी ये माना कि फेक एनकाउंटर है। एसआईटी का गठन हुआ। डिबेट आज जरा सुनिए पूरी होने दीजिए। नहीं, आपको इतिहास पता नहीं है, इतिहास सब जानता है, हम इतिहास सुनने के लिए पूरी बात होने दीजिए। आप इतिहास पूरी बात होने दीजिए। प्रचारक महोदय कि लश्कर के वेबसाइट पर क्या गुजरात सरकार ने उसको सही लिखवाया था? आप बैठे ना, लश्कर के वेबसाइट पर आप क्यों उसको गलत कर रहे हैं? एक आतंकवादी का गलत कर रहे हैं। पहले सुनिए ना सिन्हा साहब, सिन्हा साहब जरा सुनने की ताकत रखो। आपको हमने रोका नहीं। ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, ये लगातार ग्राफिक्स में चल रहा है, देश को पता है। आज बहस इस बात की है कि क्या कांग्रेस ने पहले मेरी बात क्या कांग्रेस ने गलत बोला था? सुमित जी नवाब नहीं, जरा आप मेरी बात पूरी होने दे। मामला पॉलिटिकल आदेश से नहीं, मामला न्यायिक आदेश से शुरू हुआ। ये बात सच है। ये मैटर ऑन रिकॉर्ड है कि 2 एफिडेविट फाइल किए गए। मनी साहब जो बोल रहे हैं कि मुझे दबाव डाल के एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया, सरकारी व्यवस्था में एफिडेविट अंडर सेक्रेटरी फाइल नहीं करता है, फाइनल नहीं करता। उसे जो हायर अथॉरिटी है वो एफिडेविट फाइनल करती है और अंडर सेक्रेटरी जाके उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का काम करता है। ये बात सच है कि 2 एफिडेविट किए गए। चिदम्बरम साहब किसी 2 एफिडेविट को नकारते नहीं है, ये भी बात सच है। अगर बीजेपी को लग रहा है कि ये गलत है तो तीसरा एफिडेविट फाइल करने के लिए कोई सरकार को रोकता नहीं, वो तीसरा एफिडेविट फाइल करें। लेकिन जो बीजेपी घबराई हुई है उस केस में चार्जशीट में एक जो 16 जरा सुनिए सिन्हा साहब, नवाब साहब आप गलत डायरेक्शन ले जा रहे हैं। नवाब साहब मामला यह है कि एक अधिकारी को टॉर्चर करके दबाव डालकर एफिडेविट डाला गया, उसे जानकारी नहीं थी कहां से डाला जा रहा है। होम सेक्रेटरी को नहीं मालूम है, पहले मुझे यदि गृह सचिव को नहीं मालूम है, यदि गृह सचिव को नहीं मालूम है तो वह कहां से आया? 10 जनपद से आया। चिदम्बरम साहब भी, चिदम्बरम साहब को भी नहीं मालूम होगा, उनको भी 10 जनपद से आदेश मिला होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ आप लोग खेल रहे हैं। एक आतंकवादी के लिए यह पर भी ये सवाल तो बीजेपी और संघ से पूछा जाएगा। बताइए आप लोग भी खेल रहे हैं क्यों? आप बताइए, जिसको लश्कर शहीद कह रहा है और फिर वो अपने वेबसाइट से किसके कहने पर हटाया? चूंकि उसका केस भारत के उनके प्रवक्ताओं का केस कमजोर हो रहा था, लश्कर ने वेबसाइट से अपने रहनुमाओं के कहने पर हटाया कि तुम हटा दो। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पर? मैं कह रहा हूं कि एक तरफ एफिडेविट दे रहे हैं, दूसरे तरफ लश्कर हटा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। लश्कर ने अपने वेबसाइट से किसी को हटाया, इसका अर्थ है कि यह राजनीतिक और आतंकवादी तारें जुड़ी हुई हैं। 26/11 हुआ, लगातार घटनाएं घटी। एनसीपी के मुंबई की घटनाओं का क्या निंदा करते हैं? मुंबई की घटनाओं जो आतंकवादी गुनाहगार थे, मेमन के सवाल पर आपने स्टैंड लिया, इसे पूछिए मेमन की स्थिति पर पूरी करने दीजिए। राकेश नवाब मलिक के प्रचार की मशीनरी है। बात सुनिए, उसी चार्जशीट में गोसावी नाम के एक डीसीपी है जिसका 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज है। उसने कहा कि वंजारा ने हमारे सामने कहा काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी के आदेश से। अरे बात पुरानी हो चुकी है। आप काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी आप छोड़ दीजिए, आप लश्कर के वेबसाइट की बात कीजिए, एफिडेविट चेंज करने की बात कीजिए। भारत के गृह मंत्री ने हिंदुस्तान पूरे विश्व में किसी भी देश में गृह मंत्री ने विकास सिंह काफी देर से। नवाब मलिक 1 मिनट, आपने अपनी बात किया। रागनी में आऊंगा, सरोजनी में आऊंगा आपके पास। विकास सिंह 164 विकास सिंह जी, क्या आज की तारीख में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे तमाम पूर्व अधिकारी सामने आए गृह मंत्रालय के और वो उस वक्त के गृह मंत्री पे सवाल खड़े कर रहे हैं चिदम्बरम साहब पे, क्या आज की सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि एक नया एफिडेविट दाखिल किया जाए और उसमें पूर्व गृह सचिव, पूर्व गृह मंत्री, इनके भी नाम हो? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से थोड़ा अलग है और जो हम लोग मुद्दे पे चल रहे हैं वो यहाँ पे एक एनकाउंटर किलिंग का केस चल रहा था कि एनकाउंटर किलिंग किया गया है या नहीं किया गया है। इस देश में, हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी में, हमारे सीआरपीसी में पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि चाहे वो एलईटी का क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा टेररिस्ट क्यों ना हो, उसको इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करके नहीं मार सकते हैं। आप मार सकते हैं, अगर सेल्फ डिफेंस में मारना हो तो मार सकते हैं, लेकिन फेक इनकाउंटर करके नहीं मार सकते हैं।
जो मुद्दा चल रहा था हाईकोर्ट में वो इनकाउंटर का चल रहा था, कि ये मुद्दा नहीं चल रहा था कि एलईटी के हैं कि नहीं है, किसको इनकाउंटर करके मारा जाए या नहीं मारा जाए, ये मुद्दा चल रहा था कि ये वहां पे लाया गया इन चारों को और ला करके इन चारों को मारा गया। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सीबीआई के द्वारा सरकार के पास आ चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में चिदम्बरम साहब का एफिडेविट फाइल करने में उस बात को निकाल देना कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इनकाउंटर को प्रूव करना था कि इनकाउंटर था, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर था और ये लोग जो है गलत तरीके से मारे गए। नहीं विकास सिंह जी, मेरे हिसाब से सर मेरे हिसाब से एलईटी के थे या नहीं थे, आज बहस इस बात की है कि कांग्रेस ने या चिदम्बरम साहब ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपने तमाम दफ्तर का, अपने तमाम अधिकारियों का फायदा उठाया, एक खास व्यक्ति को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए। यह पूरा मामला है। इस परिस्थिति में एक नया एफिडेविट आना चाहिए जिसमें चिदम्बरम साहब और पिल्ले साहब के नाम भी होने चाहिए। नहीं, जरूर होना चाहिए। अगर इस मामले में अगर जो एफिडेविट हुआ होता पहले, और उस एफिडेविट में कहीं भी अगर ये पॉइंट आउट किया गया होता कि ये गुजरात सरकार का इसमें हाथ है। देखिए, उन्होंने तो कुछ अफसरों को सिर्फ अक्यूज बनाया है जी, ना तो नरेंद्र मोदी को अक्यूज बनाया, ना अमित शाह को अक्यूज बनाया। अगर कहीं साथ साथ अगर एक इशारा भी होता कि इस इनकाउंटर को कराने में नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का हाथ है, तो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। फिर उनको हर तरह से उन पर कार्रवाई लेनी चाहिए थी। और उनको नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एफिडेविट में चेंज होने से उसके प्रकृति पर परिवर्तन हुआ कि नहीं? इशरत जहां की इनोसेंस को साबित करने की कोशिश थी कि नहीं? सवाल ये है, सवाल वो नहीं है, सवाल है कि उसको आतंकवादी नहीं कहने की साजिश थी। ये नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कहा गया कि अमित शाह, ये सवाल नहीं है। आप इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अगर जो मूल विषय पर आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप आतंकी भी बोल देते, अगर एफिडेविट में आतंकी भी बोल देते, सुधांशु जी, मेरा ये प्रश्न है तो भी बताइए, 10 अफसरों को आपने इनकाउंटर के लिए दोषी माना और 90 दिन तक उन पर चार्जशीट नहीं कर पाए, सबके सब चार्ज के बगैर बाहर आ गए। कैसे सरकार ने तय किया कि इनकाउंटर था? सुधांशु जी, एक भी अधिकारी पे सुधांशु जी 3 महीने की निर्धारित अवधि, सुधांशु जी, क्या यह मामला दोबारा खुलेगा? इसका मुझे उत्तर चाहिए। सुधांशु जी, एक मिनट। सुधांशु जी, क्या यह मामला दोबारा खुलेगा? क्या एक तीसरा एफिडेविट आएगा जिसमें चिदम्बरम साहब को झूठा बताने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने मिसलीड किया? सरकार को लाना चाहिए। बीजेपी क्या चाहेगी? देखिए सुमित जी, मैं ये बात कहूंगा, सरकार इसके ऊपर पूरी गंभीरता से विचार करेगी और तकनीकी वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर यदि आवश्यक हुआ तो देखिए, ये सवाल इसलिए आ रहा है कि आप सिर्फ राजनीति मत करिए सुधांशु जी, ये पूछना चाहता हूं, राजनीति मत करिए, इस पर कॉन्क्रीट एक्शन करिए। सरकार ने 10 अफसरों में से एक पर भी चार्जशीट नहीं किया 90 दिन में, क्यों नहीं किया? इसका मतलब सारा का सारा मामला और एक और बात मैं कह रहा हूं, सुनिए, देखिए कैसे खेल बनाया जाता है। ये सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी की बात कब से आई? 2013 में। सुनिए रागिनी जी, अरे भाई सुन तो लीजिए, ये 2004 में दोनों क्या हुआ है? नहीं तो वीडियो फुटेज निकाल, इससे साफ दिखाई पड़ता है कि ये सफेद और काली दाढ़ी ये आपकी कल्पना से उपज होके आया 2012-13 में। आज से 12-13 साल पहले दोनों की दाढ़ी काली थी भाई। ये भी देख आरोप लगा रहे हैं। क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कांग्रेस सरकार ने कहलवाया कि अब आपके डिबेट में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे को मैं निकल एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें 2 अफसर गुजरात पुलिस के थे, गुजरात पुलिस के। सीबीआई ने भी ये कहा कि फेक है। यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर एक बात हो रही है, आपकी सरकार कांग्रेस ने मिसयूज किया अपनी पावर का। क्या ये बात ठीक है? कहते रहे कि इशरत आतंकवादी है, आईबी के रिकॉर्ड्स में तब भी आतंकवादी थी, आज भी आतंकवादी है। आपकी सरकार का रागिनी जी सेवा का प्रमुख क्यों ये कह रहा था? इसका मुझे जवाब दीजिए। ये बात आपको रागिनी जी, रागिनी जी, खेमका की बात मैं करना चाहूंगी। रागिनी जी, रागिनी जी, समस्या क्या है सुमित जी? रागिनी जी, कांग्रेस को आतंकवादी रागिनी जी आ गए, ये याकूब मेनन के साथ खड़े होते हैं, ये अफजल के साथ। रागिनी जी, सुधांशु जी, एक मिनट। इशरत बिहार की बेटी है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं। रागिनी जी, सुधांशु जी, एक मिनट। श्री कुमार जी को जाना है, मैं एक सवाल उनसे लेना चाहूंगा। श्री कुमार जी, क्या आपको लगता है? एक मिनट, श्री कुमार जी से एक सवाल लेके मैं उनको छोड़ना चाहता हूं डिबेट में से। क्या आपको लगता है कि जीके पिल्लई, आरबीएस मणि
राजेंद्र कुमार, आर के जैन, ये तमाम अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। देश की सुरक्षा, ये तमाम अधिकारी आज की सरकार के दबाव में है। मिस्टर मणि और मिस्टर पिल्ले शर्मजनक काम किया है, क्योंकि उस समय उसका कैरियर इंटरेस्ट के लिए वो सरकार को सपोर्ट किया। अभी ये सरकार का फायदा में बोलते हैं। इन लोगों के विरुद्ध 193 फर्जरी केस रजिस्टर होना चाहिए। 114 आईपी से मुताबिक चिदम्बरम साहब को उसमें लाना चाहिए। वो हिम्मत दिखाएगा राजनाथ सिंह सर, वो माई रेस्पेक्टेबल सुधांशु जी जवाब दीजिए इस बात का। वो ये जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या आपका गृह मंत्रालय इन लोगों इन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा फर्जरी की 193 की? देखिए सुमित जी, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो जो तथ्य सामने आएंगे उस पर टेक्निकल और लीगल दोनों एंगल से उपयुक्त यानी एप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाएगी। यह बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आवश्यक हुआ तो सरकार जांच भी करवा सकती है। पर सुधांशु जी, इन अधिकारियों की वजह से तो आज आपको कांग्रेस को घेरने का मौका मिल रहा है। अब अगर आप आरवीएस मणि और गोपाल पिल्ले पे कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई करने की सोचेंगे तो ये अधिकारी आपका साथ देंगे क्या? नहीं, मैं कार्रवाई का मतलब ये कह रहा हूं, इस इशरत जहां के संपूर्ण प्रकरण पर जिस प्रकार के साक्ष्य सामने आ रहे हैं उस पे जो टेक्निकल लीगल एप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर जरूरत हुआ तो इस मैटर की दोबारा जांच भी की जा सकती है। सुना आपने रागिनी जी, इस मामले की दोबारा सुनवाई अगर हुई तो चिदम्बरम साहब के ऊपर भी आंच आएगी, क्योंकि तमाम अधिकारी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। रागिनी नायक, अरे डरता वो है जिसने गलत काम किया हो। सुमित जी, अवस्थी जी, डरता वो है जिसने गलत काम किया हो। उनके बेटे इस कंपनी में ईडी के छापे भी पड़ रहे हैं। लेकिन असल में बात यह है कि सांच को आंच नहीं होती और झूठ के पांव नहीं होते। अगर सांच को आंच फैलाया जा रहा है, अगर सांच को आंच, कोई आधार नहीं नवाब मलिक भाई मैं आ रहा हूं। केवल अपनी छवि सुधार के लिए भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चल रही है। नहीं, अगर सांच को आंच नहीं होती तो आपके होमवर्क में इस बात की कमी क्यों है? मुर्दे उखाड़ने का काम। आपके होमवर्क में इस बात की कमी क्यों रागिनी जी कि बाकी 3 अधिकारी किन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं वो भी बता देती आप मुझे। आपने नहीं बताया। अगर सांच को आंच नहीं होती तो आप मुझे ये भी नहीं बता पा रही रागिनी जी। नहीं बताया आप ये भी नहीं बता पा रही है। सीबीआई, एफबीआई, डेविड कोलमैन, हेडली, लश्कर ए तैयबा की वेबसाइट, ये 6 लोग क्या कह रहे हैं भाई? उसके बाद भी आपको राजनीति आप इस मामले में अनार पटेल को क्यों लेके आ रही हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आज इशरत जहां की। सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों टॉपिक से डिबेट कर रही हैं? ये ब्रह्म से उत्पन्न होकर सत्य वो की ना एक एंकर साहब को सुनाई दे रहा है ना सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनाई दे रहा है। एक अधिकारी अडानी के लिए काम करता है, दूसरा अधिकारी अचानक से जाग कर 13 साल बाद बताता है कि मुझे सिगरेट से जलाया गया। वो किसके दबाव में है? 13 साल बाद वो किसी को बताता है? 2 साल के बाद। तो ये उसकी वो पिछली बार वो कांग्रेस सरकार के अंतर्गत दबाव में काम कर रहा था या अब की सरकार के अंतर्गत दबाव में काम कर रहा है? नवाब मलिक, इसका स्पष्टीकरण नवाब कौन मलिक, देगा? नवाब मलिक, सुमित अवस्थी जी मनीष जी, मैं 2 मिनट बोलना, निर्धारित एक बात बोलना सुमित अवस्थी के काम तो सवाल पूछना है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और रागिनी जी सवाल के जवाब नहीं दे रही है। रागिनी जी का होमवर्क नहीं है आज पूरा। नवाब मलिक, जजमेंट दीजिए। और कुल मिला के मैं एक बात नवाब मलिक, ऐसा है सुमित जी, जरा आप लोग बोलने दें। सुधांशु जी, नवाब मलिक कुछ बोल रहे हैं। नवाब मलिक कुछ बोल रहे हैं। आतंकवाद के इशू के ऊपर भारत सरकार ने यू टर्न लिया हो। यू टर्न लिया क्यों? या तो आप मानिए कि आपकी एजेंसी पहले गलत कर रही थी या ये मानिए दोबारा राजनीति कर रही थी। 2 में से एक बात आपको माननी पड़ेगी। सुमित जी, नवाब मलिक, नवाब मलिक, सुमित जी, राजनीति जरा आप बोलने दें। नवाब मलिक बोलने दें प्लीज। नवाब मलिक ऑन द स्क्रीन। नवाब मलिक, सुमित जी, सीधी बात है कि हाईकोर्ट मॉनिटर एसआईटी के द्वारा चार्जशीट की गई। सरकार को पूरा अधिकार है नए सिरे से अपनी जांच करे, लेकिन जब यह मामला न्यायालय में ट्रायल शुरू करने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाए एंड ये बीजेपी की सरकार फ्रेश एफिडेविट फाइल करे और कोर्ट को तय करने दे। अगर चिदम्बरम साहब ने कोई गलत काम किया है तो स्टिकर पास होंगे निश्चित रूप से, उसमें से मामला सामने आएगा। आप नहीं आप घुमाए ना। डिबेट का मुद्दा यही है। डिबेट का मुद्दा यही है अधिकारी जो बड़े पदों पर थे उनकी व्यक्तिगत आजादी है कि कल लड़ रही है। अगर उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो मनमोहन सिंह जी ने बहुत सी बातें रिवील की हैं। आप चलाएंगे नहीं। खड़ा कीजिए। उन अधिकारियों पर दबाव डाला गया। एक अधिकारी कह रहा है, डर रहे हैं एक अधिकारी कह रहा है कि टॉर्चर किया गया है। आतंकवादी को टॉर्चर करने की जगह आप अपने प्रतिबद्ध अधिकारी को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे राजेंद्र कुमार आईबी का एक महाप्रतिबद्ध व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जिसकी निष्ठा पर आज तक सवाल नहीं खड़ा हुआ, उस व्यक्ति को कटघरे लोग खड़ा कर रहे हैं सरकार के दौरान।
सिन्हा यदि आईटी के सारे अधिकारी उसके साथ खड़े नहीं होते तो आज राजेंद्र कुमार जेल में होते। आप आज राजेंद्र ऐलान कुमार करो को क्या लोभ दिया गया कि आपको हम पद देंगे, करेंगे, आप मोदी के खिलाफ बोलिए। कोर्ट का इसरत के बारे में ध्रुवीकरण कर रहे हैं देश में। चिदम्बरम गलत होंगे, अरे मैं कह रहा हूँ इसरत आतंकवादी है कि नहीं, आप बताइए। अगर नवाब साहब बताइए, इसरत आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप लश्कर के साथ खड़े हो रहे हैं, फैसला करने दीजिए ना। अरे क्या चर्चा करने दें? आप एक आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उसके वकील बन रहे हैं। आज एक लश्कर के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप ट्रायल शुरू आज पूरे देश को एक होना चाहिए और एक आतंकवादी का इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर की जांच चल रही है, वो निर्णय होगा। लेकिन वो आतंकवादी नहीं थी, ऐसा कोई भी जांच एजेंसी नहीं कर पा रही है। सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी एसआईटी हो, किसी ने नहीं कहा वो आतंकवादी नहीं थी। चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि आतंकवादी नहीं थी। यूपीए सरकार को तो सिर्फ हिंदू आतंकवाद नजर आ रहा था, लश्कर नहीं नजर आ रहा था। में एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करते? जवाब दीजिए राकेश जी, कोर्ट में एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करते? फैसला क्यों नहीं करते? अरे कोर्ट में फाइल करके कहिए इस बात को। आज सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा कि जब भी अपडेट होगा, मैं तो आज डिबेट का टॉपिक वह नहीं है। डिबेट का टॉपिक है कि चिदम्बरम साहब ने दबाव डालकर एफिडेविट चेंज किया, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को टॉर्चर किया गया। भारत के इतिहास में क्या आपने कभी सुना होगा? क्या उम्मीद कर सकते थे सरदार पटेल ऐसा करते? क्या उम्मीद कर सकते थे कि कोई कांग्रेस का भी गृह मंत्री ने ऐसा किया था? तो फिर हो जाएगा। तो नवाब मलिक साहब, अगर वो आतंकवादी थी या नहीं थी, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। फिर आप क्यों ऐसा कह के, हाँ ये आप कह के कि उनकी माँ की बात हम नहीं सुन रहे हैं। आप क्यों ये इस तरफ खड़ा होकर दिखना चाहते हैं जहां पर ये 12 साल से लड़ाई लड़ रही अरे है? नवाब मलिक साहब, मैं नहीं पता मुझे। सुनिए नवाब मलिक साहब, आप बहुत ही सीनियर हैं, आप बहुत ही सीनियर हैं। कभी कोई मुजरिम बोलेगा कि वो गुनाह करके आ रहा है? मेरा बेटा कभी कोई मुजरिम की माँ बोलेगी कि मेरा बेटा गुनहगार है? नहीं बोलेगा ना। तो माँ बेटे तो ये तो रिश्ता ही ऐसा है, माँ बेटे का तो रिश्ता ही ऐसा है। जब कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा आज हम वही तो बात कर रहे हैं। अरे हम ये बहस ही नहीं कर रहे हैं कि इशरत जहां आतंकी थी कि नहीं थी। हम बहस इस बात की कर रहे हैं कि 4 अधिकारियों को दबाव डालकर क्यों एफिडेविट बदला गया। क्या कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठा रही थी? एनसीपी भी साथ में थी सरकार के। सुमित जी, इनमें से किसी ने सीबीआई का भी चार्जशीट नहीं पढ़ा है। जिस सीबीआई पर आप अपना पूरा तर्क दे रहे हैं, सीबीआई के चार्जशीट में पढ़ लीजिए। सीबीआई नहीं कह रही है कि वो आतंकवादी नहीं थी। उसकी चार्जशीट में जो कंटेंट है वो साफ दिखाता है कि वो महिला आतंकवादी थी, आतंकवादी गिरोह से जुड़ी हुई थी। आपने चार्जशीट पर अभी वो साबित नहीं हुआ राकेश जी, वो साबित नहीं हुआ आतंकी थी कि नहीं थी। साबित तो आज हो गया। 2 अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, गोसावी ने कन्फेस किया है। अरे पूर्व गृह मंत्री आज कटघरे में कल तक नैतिक रूप से थे, आज कानूनी रूप से कटघरे में खड़े हो गए। अगर खत्म बंजारा की बात आप कर रहे हैं तो बंजारा साहब तो जेल से बाहर आ गए हैं, और रागिनी जी का फॉर्मूला अगर लगाया जाए क्योंकि वो बेल पे बाहर आ गए हैं तो मामला खत्म हो गया। तो आप कोर्ट को फैसला करने दीजिए। सुमित जी, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अंतिम फैसला होने दें। ये साबित करने का प्रयास ना करें। हमें लगता है बीजेपी घबरा रही है। हम तो सवाल कर रहे हैं, मैं कुछ साबित ही नहीं कर रहा हूं। हम तो चाह रहे जवाब दे। रागिनी जी, हम तो बोल रहे हैं ना कि कोर्ट को फास्ट ट्रैक में चलाइए। नहीं, आप भी सरकार में भागीदार थे नवाब मलिक साहब। जब 2-3 लोग साथ में बोलते हैं तो कुछ तकनीकी खराबी है, मुझे समझ नहीं आता है कि चर्चा में क्या है। एफिडेविट फाइल कर देना प्लीज। बोला तो सही सुधांशु त्रिवेदी ने कि फाइल करेंगे, जांच कराई जाएगी। तो ठीक है, फास्ट ट्रैक में चलाइए, 6 महीने में फैसला आने दीजिए। चिदम्बरम साहब को फंसते हुए देखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल होने दीजिए ना, स्ट्रक्चर तो पास हो ही जाएगा ना। लेकिन अमित शाह जी ना फंस जाए, ये भी डर लग रहा है बीजेपी को। बीजेपी जवाब दीजिए, अमित शाह जी कहीं फंस ना जाए। देखिए, नवाब मलिक साहब जो कह रहे हैं ना कि कोर्ट का निर्णय चलने दीजिए, और रागिनी जी जो कह रही हैं कि वो अधिकारी बदल गया, दोनों को मिला के उत्तर देता हूं। अरे निर्णय चलने दीजिए, निर्णय आने के बाद आप मान लेते हैं क्या? यही चिदम्बरम साहब ने अभी अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू दिया कि अफजल की हैंगिंग में कुछ गलत हो सकता है, कुछ लोगों को गलत माना गया हो। अरे भाई, आपकी सरकार ने अफजल की हैंगिंग की और आपके राहुल गांधी ने जाके उनका समर्थन किया, शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने समर्थन किया, मसरत आलम का समर्थन सैफुद्दीन सोज ने किया। भाई, आप निर्णय आने के बाद नहीं मानते। और रागिनी जी, आप कह रही थी कि अधिकारी बदल गया, आपका तो गृह मंत्री बदल गया बोलने के बाद। आपके
पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बदल गया निर्णय लेने के बाद। जिस अफजल को आपकी सरकार ने राष्ट्रपति की क्षमा याचना 7 साल लंबित रह के किया, उसके बारे में आप बदल गए, आपकी सरकार के मंत्री बदल गए। ये वोट बैंक की राजनीति आपसे जो न करवा दे वो थोड़ा है। डंडे के हिसाब से इस देश की राजनीति चले तो ऐसा हो नहीं सकता। अरे डंडे की बात नहीं नरेंद्र कह रहा मोदी हूं। जी और अमित शाह जी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आपकी नहीं है सरकार ने कि अफजल को ईश्वर फांसी जान दी, टेररिस्ट है कि ये आप प्रश्न आज ये है ठोक कि के उन्होंने कहते हैं, फेक और उसके बाद एनकाउंटर अफजल करवाया की कि जुडिशियल नहीं, किलिंग और फेक एनकाउंटर और हम करवाया है। तेरे रागिनी जी जिंदा है, यानी भारत के रागिनी जी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद लास्ट और 30 सेकंड कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ वालों का समर्थन करते हैं। और आपके दसियों नेता बोलते हैं रागिनी जी, निर्णय में कुछ गलत रह गया होगा तो आप तो निर्णय होने के बाद नहीं मानते भाई। आज की बात की तो आप क्या कह रहे हैं कि आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। आप लोग बहुमत को रागिनी जी, बदलना चाहते हैं। रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, मैं कल शाम के डिबेट का न्योता आज ही आपको दे रहा हूं। कल हम देशद्रोह और कन्हैया पे डिबेट करेंगे, आप आइएगा दोबारा मेरे साथ, आपको मैं पूरा मौका दूंगा बोलने का। आज हम गुजरात पर बात कर रहे हैं, आज हम इशरत जहां पर बात कर रहे हैं के साथ खड़े होने लेकिन में कांग्रेस को अपना राजनीतिक मैं सुमित जी, जब कल आप कन्हैया पर डिबेट करेंगे तो इशरत पर बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को सूट करता है। रागिनी जी, रागिनी जी, बात कहूंगा, रागिनी जी, रागिनी जी, सुमित जी, रागिनी जी, नागपुर में जो दुकान खोली हुई है ना सर्टिफिकेट बांटने देखिए, की, मैं ऐसी ये भाषा का आदी भारतीय नहीं हूं कि लोकतंत्र में कौन चलेगी दुकान नहीं। खोला है क्या नहीं। कम से कम कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया था, राजीव गांधी भी नहीं किया था। अरे कांग्रेस के नए आप प्रवक्ता कैसे को क्या हो गया? नागपुर अरे के कुछ बारे में राजनीतिक सुनिए। प्रशिक्षण ले लीजिए, कुछ मर्यादा सीख लास्ट लीजिए। कमेंट। आरएसएस दुकान नहीं है, ये तो सुधांशु जी, वामपंथी भी नहीं बोलते हैं। रागिनी नायक, एक मिनट। रागिनी नायक को सीख लीजिए। सिर्फ टेलीविजन पर आने से कोई प्रवक्ता नहीं बन जाता, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रागिनी जी को अरे क्या बात, क्या भाषा का उपयोग करती है? एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता के आरएसएस को दुकान कर रहे हैं, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं कहा। करनी शुरू कर दी। आप जवाहरलाल नेहरू की पार्टी की हैं, मैं सम्मान करता हूँ उस पार्टी का। मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। रागिनी जी ने कहा नागपुर में दुकान, अरे तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे थोड़ी सी प्रवक्ता बनने की जो हैसियत होती है उसका गरिमा बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी मैंने कभी कांग्रेस को दुकान नहीं मैं माफी चाहूंगा, तीनों आदमी एक साथ बोल रहे हैं। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने, इशरत जहां के मामले में, इस संसद के सत्र के दौरान पहली बार सरकार को विपक्ष पर हावी होने का एक मौका दिया है, जो तमाम अधिकारियों के बयान सामने आए हैं। हमारा सवाल आज का यही था कि क्या इशरत जहां केस में उस वक्त की यूपीए सरकार, उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहती थी? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 92% हाँ में जवाब देते हैं, 8% ना में जवाब देते हैं। और यही पोल हमने ट्विटर पर भी किया। यहां के नतीजे भी आपके सामने अब स्क्रीन पर हैं। क्या नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहती थी यूपीए सरकार? हां कहते हैं 86% लोग और 14% लोग नहीं में जवाब देते हैं। तो कटघरे में कांग्रेस है, संसद में हंगामा होगा, कांग्रेस स्मृति ईरानी का मामला उठाएगी, तो सत्ता पक्ष अब इशरत जहां के मामले पर कांग्रेस को घेरेगा, यानी हंगामा आगे भी चलता रहेगा। आज हम तो पूछेंगे कि इस बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही।